हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे. टुडे आई हैव ब्रॉट यू अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स फॉर CC 2025. CC 2025 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अगस्त के पहले हफ्ते में. SPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया था और इतना ट्रिकी नहीं होता SPSC का ऐसे, बट वेल प्रिपेयर्ड होके जाना बिना प्रिपरेशन के जाने से बहुत ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. और आई हैव ब्रॉट कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे हैं जिनकी स्टेटमेंट्स आपको बताऊंगा, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उनकी डोमेन्स क्या क्या हैं और उनको कैसे हैंडल करना है. ऑल ऑफ इट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. आपको एरिया भी समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से एरियाज़ पे काम करना है इन रिमेनिंग डेज़ में. ठीक है. और उनके लिए मैं अलग से एक रिवीजन क्लास बनाऊंगा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, कि ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप अच्छे से फैक्ट्स एंड फिगर्स और अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंपोज और रिवाइज कर पाएँ. ठीक है. और मैंने जो पास पेपर्स हैं उनको एनालाइज़ किया है, उनको समझा है और उस ही ट्रेंड के मुताबिक मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स तैयार की हैं जो कि होपफुली आपके लिए मुफीद रहेंगी. ठीक है. सबसे पहले आती है, विनिंग द वॉर अगेंस्ट ड्रग्स रिक्वायर्स मोर देन लॉ इन्फोर्समेंट. सबसे पहला है हमारा, इसको मैं हाईलाइट कर लूँ सबसे, एक सेकेंड. विनिंग द वॉर अगेंस्ट ड्रग्स रिक्वायर्स मोर देन लॉ इन्फोर्समेंट. अभी आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली कि पाकिस्तान में ख़ास करके रूरल एरियाज़ में और जो डेवलपिंग सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, सिंध के, उनमें एक किस्म की क्या कहते हैं, मंशियात, ड्रग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. ठीक है. और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रेसिंग इशू है करंट अफेयर्स का भी, और सोसाइटी को ये बड़ी लेवल पे अफेक्ट करता है क्योंकि हमारी यूथ, हमारे बच्चे और डिफरेंट एजेस, डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा से जो लोग बिलोंग करते हैं, ख़ास करके जो लो इनकम सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो ड्रग्स जो हैं, मंशियात जो हैं, उनमें पड़ जाते हैं. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ अबाउट ड्रग्स. और इनमें इस टॉपिक के बारे में ये बात है कि विनिंग वॉर अगेंस्ट ड्रग्स रिक्वायर्स मोर देन लॉ इन्फोर्समेंट. मतलब सिर्फ कानून बना के, कानून इन्फोर्स करने से आप जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी जंग चल रही है उसको नहीं जीत सकते. इट रिक्वायर्स वे मोर देन अदर एफर्ट्स, वे मोर देन इन्फोर्सिंग लॉज. आपको बहुत सारे और एफर्ट्स भी लेने होंगे जिनसे आप इस ड्रग के ख़िलाफ़ हमारी जंग चल रही है उसको जीत पाएँ और एक रिमार्केबल चेंज ला पाएँ हमारी सोसाइटी के अंदर. ठीक है. तो इनमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो लिए गए हैं उनको भी आपने हाईलाइट करना है और क्या क्या करना है. मतलब एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऐसे है ये, जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव एंड यू हैव टू प्रिपेयर सम effective essays as well, effective solutions and strategies to address the war against drugs. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्स द रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान्स सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्स द रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अब जो CC 2024 हुई थी उसके अंदर ऐसे आया था एक पॉपुलेशन बल्ज, यूथ बल्ज, डिविडेंड और एनएस. मतलब एक जो यूथ बल्ज है वो एक एसेट है या फिर एक बर्डन है, उसके उस हिसाब से कैसे आया था. सिमिलरली CC 2024 के अंदर भी वी हैव टू एड्रेस दिस एज वेल, क्योंकि पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है एंड पाकिस्तान एज अ कंट्री डज़ नॉट हैव मैनी रिसोर्सेज, और जो पॉलिसी मेकिंग है अबाउट यूथ वो भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही है.
तो पाकिस्तान के अंदर जो सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उनका एक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक रूट कॉज है। अब इसका कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन में हम ले जाएं तो भी लेके जा सकते हैं, इम्पैक्ट्स पे ले जा सकते हैं, और ये भी एक किस्म से सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाटर सिक्योरिटी विल डिफाइन पाकिस्तान फ्यूचर मोर देन एनर्जी सिक्योरिटी। ये वाला मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर सिक्योरिटी विल डिफाइन पाकिस्तान फ्यूचर मोर देन एनर्जी सिक्योरिटी। जो रिसेंट एपिसोड हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको इंडिया ने सस्पेंड किया था अपनी तरफ से यूनिलेटरली, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर का मतलब समझा था, डिक्लेयर किया था। तो मतलब पाकिस्तान के लिए वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन कंट्री है और इंडिया अपर रिपेरियन में आता है, तो पाकिस्तान को वाटर सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा है। और रिसेंट टाइम्स में क्योंकि ये बातें चली भी हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर सिक्योरिटी विल डिफाइन पाकिस्तान फ्यूचर मोर देन एनर्जी सिक्योरिटी। अब इसमें एनर्जी सिक्योरिटी को भी मेंशन किया गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, वो एक एनर्जी एक सिक्योरिटी कंसर्न है। बट जो वाटर सिक्योरिटी है वो वाटर सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में फ्यूचर पर्सपेक्टिव से वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बड़ा कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूथ एम्पावरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान सस्टेनेबल फ्यूचर। यूथ एम्पावरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान सस्टेनेबल फ्यूचर। तो एक सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए पाकिस्तान को, जिसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए फाउंडेशनल चीज़ जो है वो है यूथ एम्पावरमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ यूथ, मतलब 18 to 30 जो है वो एक मेजॉरिटी इस एज ब्रैकेट के अंदर आ जाती है। तो इस एज ब्रैकेट के इंडिविजुअल्स को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको एम्पावर करना पाकिस्तान के लिए एक फाउंडेशनल स्टेप है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ चाहिए पाकिस्तान को, डिफरेंट इनिशिएटिव्स चाहिए टू मैच ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एज वेल। ठीक है, तो यूथ एम्पावरमेंट, एक सेकेंड, तो यूथ एम्पावरमेंट जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एन एक्सपेंडिंग इनफॉर्मल इकोनॉमी इज़ वीकनिंग पाकिस्तान फिस्कल कैपेसिटी। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर बातें चलती रहती हैं और ये CSS के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे कंसिडर किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तान के अंदर इसको एड्रेस करने का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल भी है। तो जो है इट इज़ वीकनिंग पाकिस्तान फिस्कल कैपेसिटी। ठीक है, तो आपको जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको ठीक तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक हों चाहे वो इंट्रा सिटीज़ के अंदर ऑपरेट करते हों, वो एक मार्जिनल लेवल से ऊपर पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं और ये पाकिस्तान की फिस्कल कैपेसिटी को डायरेक्टली वीकन करता है, दिस इनफॉर्मल इकोनॉमी। दिस इज़ वाई इट इज़ अ वेरी प्रेसिंग इशू एंड it should be important for you to prepare informal economy as well। ठीक है, उसके बाद डिजिटल लिटरेसी इज़ बिकमिंग एज एसेंशियल एज बेसिक लिटरेसी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर इससे प्रिपेयर करके जाना इज़ वेरी हैज़ बिकम वेरी बेसिक यार। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी इज़ बिकम
becoming as essential as basic literacy. जो अभी we are living in a modern world, we are living in a world which is operated by technology, and इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जहाँ पे ग्लोबली चाइना से लेके इंडिया या फिर सुपर पावर्स जो हैं या फिर कोई भी कंट्री हो, उनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गई हैं. दिस इज़ वाई हमें अपनी जो डिजिटल लिटरेसी है वो छोटे बच्चों से लेके डिप्लोमेट्स, मिनिस्टर्स, सब के अंदर हमें डिजिटल लिटरेसी इनकलकेट करनी है. ठीक है, वो बेसिक लिटरेसी जितनी इम्पोर्टेंट बन गई है, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ मूविंग एट अ वेरी रैपिड पेस, एट अ वेरी अलार्मिंग पेस टुवर्ड्स लिटरेसी, टुवर्ड्स डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटाइजेशन. एंड क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा पेस पकड़ लिया है. ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज़ कर देना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को पॉलिश कर देना है, और यू हैव टू प्रिपेयर दिस एस्पेक्ट एज वेल. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ पाकिस्तान्स मीडिएशन पोटेंशियल कैन कंट्रीब्यूट टू रीजनल एंड ग्लोबल पीस. पाकिस्तान्स मीडिएशन पोटेंशियल कैन कंट्रीब्यूट टू रीजनल एंड ग्लोबल पीस. ठीक है, अब ये ऐसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द केस ऑफ ईरान एंड अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अभी रिफ्ट हुई थी, जंग चली थी, उसमें पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था मीडिएशन का. बिफोर दैट अमेरिका और ईरान के अंदर कोई भी बायलैटरल टॉक्स नहीं हुई थी काफ़ी टाइम से, कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं थी उनके बीच में. और पाकिस्तान मेड इट पॉसिबल, जहाँ पे इस्लामाबाद अकॉर्ड्स भी हुए थे, और पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा अपना जो इमेज है ग्लोबली उसको पॉलिश किया, उसको रिन्यू किया, रीशेप किया. और जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी थी, पाकिस्तान की फ़ॉरेन इंगेजमेंट थी, वो ड्यूरिंग दिस एपिसोड बहुत ही ज़्यादा निखर के सामने आई. ठीक है, तो पाकिस्तान मीडिएशन पोटेंशियल कैन कंट्रीब्यूट टू रीजनल एंड ग्लोबल पीस. ठीक है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, और ग्लोबल पीस में कैसे पाकिस्तान ने रिसेंटली कंट्रीब्यूट किया है, रीजनल लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे, दोनों पे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, उसके बाद मिडिल पावर डिप्लोमेसी ऑफर्स पाकिस्तान न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर. ठीक है, अब इसमें इस ऐसे को आप काफ़ी सारी डोमेन्स में लेके जा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर सकते हैं. और पाकिस्तान के लिए इस चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में कैसे नई अपॉर्चुनिटीज़, और इसमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ही डिस्कस की गई हैं, तो इसमें सिर्फ आपने अपॉर्चुनिटीज़ बतानी है, और एक दो चैलेंजेस बता सकते हैं आप जिनका आपने फिर से वे फॉरवर्ड भी बता देना है. ठीक है, मिडिल पावर डिप्लोमेसी से मुराद है कि जो कंट्रीज़ हैं जैसे जिनका इतनी क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इतनी इंगेजमेंट नहीं होती, जो मिडिल पावर कंट्रीज़ होते हैं, मिडिल पावर स्टेट्स होती हैं, जिनके हाई स्टेक्स नहीं होते, उनके साथ डिप्लोमेसी करके एक पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है. अभी पहले यूनिपोलर था, अब पाकिस्तान अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है. ठीक है, मल्टीपल सुपर पावर्स हैं, मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, और हर एक कंट्री अपनी इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है, तो पाकिस्तान को ये जो मिडिल पावर डिप्लोमेसी है इस ग्लोबल चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में, इसको कैश करना चाहिए. जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए बन रही हैं, पाकिस्तान को उन सब का फ़ायदा उठाना चाहिए. ठीक है, अवेल करना चाहिए उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को. ठीक है, तो दिस ऐसे इज़ अबाउट दैट. नेक्स्ट इज़ जेंडर इक्वलिटी इज़ प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब आपने एक चीज़ अपने जहन में डाल देनी है अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कि आपने जेंडर वाली थीम जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि उसको तोड़ मरोड़ के, उसको ट्विस्ट करके, उसको थोड़ा बहुत ट्विक्स डाल के, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, बट जेंडर के रिलेटेड, वुमेन के रिलेटेड सवाल पूछा जाता है. ठीक है,
तो जेंडर इक्वलिटी इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उनके बीच में जो लिंक है, उनके बीच में जो इंटर रिलेशन है, उसके बारे में है ये ऐसे कि जेंडर इक्वलिटी जो है ये एक ज़रूरत है, ये एक फाउंडेशनल बेसिस है। किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट जेंडर इक्वलिटी। मतलब जो भी जेंडर्स हैं हमें उनको इक्वल स्टैंडिंग देनी है, इक्वल राइट्स देने हैं, इक्वल इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ताकि वो अपनी पोटेंशियल, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ, पूरा का पूरा एफर्ट हमें दे सकें टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज़ व्हाट द एसे इज़ टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी इज़ प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद है हमारा एंडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस रिक्वायर्स कलेक्टिव सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये टॉपिक जो है इट इज़ अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर के ऊपर मबनी जो वायलेंस होता है, वुमेन के ऊपर, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, या फिर इवन मेन के ऊपर, मतलब जेंडर ओरिएंटेड वायलेंस जो है, इसको ख़त्म करने के लिए पूरी की पूरी सोसाइटी को कलेक्टिव एफर्ट लेना होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक फ़र्द की, किसी एक इंडिविजुअल की या फिर कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पूरी की पूरी सोसाइटी को इसके लिए वोकल बनना पड़ेगा, इसके लिए पॉलिसी मेकिंग में आवाज़ उठानी पड़ेगी और अवेयरनेस कैंपेन्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में, चाहे वो पंजाब की हो, सिंध की हो, या फिर बलूचिस्तान के पी के, उनमें जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, तो यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा रहा है हिस्टोरिकली भी, और इवन आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज़ ये चीज़ ऐसे में डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ विनिंग द वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। नहीं, ये winning the war against drugs requires prevention, rehabilitation and enforcement alike. Winning the war against drugs requires prevention, rehabilitation and enforcement alike. ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स के खिलाफ ये थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है हमारे ऐसे जो पहला था, उससे रिजेंबल करता है कि जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी वॉर है, उसे जीतने के लिए हमें प्रिवेंशन करना है, रिहेबिलिटेट करना है, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, और इन्फोर्स करना है। मतलब जो हमारे कानून बने हुए हैं, जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए, ड्रग्स का यूज़ को रेगुलेट करने के लिए, उन चीज़ों को इन्फोर्स भी करना है। ठीक है, ये इससे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। अब सोशल मीडिया पे भी ऐसे आने लगे हैं काफ़ी टाइम से। यार मेरे इस आईफोन में एक बंद कर दूंगा, सॉरी इसको। सोशल मीडिया इज़ ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो सोशल मीडिया जो है, क्योंकि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन चलती है, डिसइन्फॉर्मेशन चलती है, और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, तो हर किसी के पास एक्सेस है, हर कोई अपनी बात कर सकता है, और चाहे वो गलत बात हो, चाहे वो सही बात हो, तो इससे पब्लिक ओपिनियन, जो आम आवाम का जो ख्याल होता है, पब्लिक ओपिनियन है, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है, मतलब इलेक्शंस के दौरान क्या क्या बातें होती हैं, इलेक्शन रिज़ल्ट्स के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, पॉलिटिकल फॉलोइंग के बारे में, उन चीज़ों के ऊपर भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ठीक है,
सोशल मीडिया वाली थीम भी आपने प्रिपेयर करके जानी है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज़ करना है और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के फेवर में और उसके ख़िलाफ़ सारे के सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो हैं वो ट्विस्ट करके मोल्ड करके आपके सामने आते हैं स्टेटमेंट्स, तो आपने दोनों ही चीज़ें पढ़ के जानी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट गवर्नेंस एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस कॉलन लेसन्स फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। ये वाला आई थिंक इज़ समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आएगा। क्लाइमेट गवर्नेंस एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस लेसन्स फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। क्लाइमेट को हमें क्लाइमेट चेंज से जो डिज़ास्टर्स आती हैं, चाहे वो फ्लड्स हों, टोरेंशियल रेन्स हों, या फिर हीट वेव्स, या फिर वेदर पैटर्न्स में चेंजिंग आना, कोई भी ऐसी क्लाइमेट से रिलेटेड डिज़ास्टर्स हों, उनको कैसे उनके ख़िलाफ़ कैसे रेजिलियंस क्रिएट करनी है। और जो प्रीवियस डिज़ास्टर्स आ चुके हैं उनमें से प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट हैं उनके लिए कौन कौन से लेसन्स हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं उनके लिए कौन कौन से लेसन्स हैं, ठीक है। अभी 2022 में या फिर 2025 में भी काफ़ी ज़्यादा रेन्स हुई थी, तो ये वाले एपिसोड्स 2024 में या फिर मतलब क्लाइमेट डिज़ास्टर्स अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को हमें एड्रेस करना भी ग्रास रूट लेवल पे है, क्योंकि इट इज़ अफेक्टिंग कॉमन पीपल। सो प्रोविंशियल लेवल पे या फिर लोकल गवर्नमेंट लेवल पे क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस करना है, पहले वाले इंसिडेंट से, पहले वाले डिज़ास्टर से हमें क्या क्या लेसन्स मिलते हैं, स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस चीज़ को हमें प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। दिस ऐसे इज़ अबाउट दैट। उसके बाद है फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। नाउ वी आर डाइविंग इनटू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अब AI जो है इट हैज़ बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। अभी पब्लिक सर्विस डिलीवरी को उसने कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं और उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, आपने उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स दोनों पढ़ के जाने हैं। उनके लिए आप हो सके तो एक दो मॉक एसेस भी अटेम्प्ट कर लें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपिनियंस बने हुए हैं। तो यू हैव टू स्टडी ऑल दोज ओपिनियंस, चाहे वो उसके फेवर में हो या फिर उसके अगेंस्ट हो, ठीक है। तो इसने पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, मतलब आम आवाम जो है उनकी लाइफ्स में जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं, किस किस कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इसकी वजह से जनरेट हुई हैं और क्या क्या चैलेंजेस इसकी वजह से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेवोल्यूशन ऑफ पावर अंडर द 18th अमेंडमेंट, सक्सेसेस, गेप्स एंड द वे फॉरवर्ड। जो 18वीं तरमीम है 18th अमेंडमेंट, उसकी वजह से पाकिस्तान को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिला था और आर्टिकल 58(2) भी जो है वो पाकिस्तान के आइन से निकाला गया था। आर्टिकल 6 लगाया गया था हाई ट्रीज़न के लिए, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको ऑटोनॉमी दी गई थी कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश करके। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिए गए थे, और जो NFC अवार्ड है उनका भी प्रोविंसेस का शेयर भी बढ़ाया गया था और फिक्स किया गया था, ठीक है। अब बेसिक ओवरव्यू ऑफ 18th अमेंडमेंट। अब उसकी कौन कौन सी सक्सेसेस हैं और कौन कौन से गेप्स क्रिएट हैं, मतलब एक किस्म के आप कह लें कि फेलियर्स कौन कौन से हैं, और वे फॉरवर्ड क्या क्या है, कि जो फॉल्ट लाइंस हैं
जो जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़े बहुत उनके लिए वे फॉरवर्ड आप कौन कौन से बता सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशंस स्पेसिफिकली अबाउट द NFC अवार्ड और मतलब 18th अमेंडमेंट के ऊपर जो जो स्टडीज़ हुई हैं, डिस्कशंस हुए हैं और जो जो मटेरियल आपके पास हैं आपने वो लाजमन पढ़ के जाना है, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर अंडर द 18th अमेंडमेंट सक्सेसेस गेप्स इन द वे फॉरवर्ड। उसके बाद है रिफॉर्मिंग एजुकेशन सेक्टर ब्रिजिंग गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम्स। मतलब जो एजुकेशन सेक्टर है, अब ये स्पेसिफिकली किसी प्रोविंस की बात नहीं की गई, पाकिस्तान सेंटर्ड इसको मान लेते हैं। और पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या वीकनेसेस हैं, जो पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम्स हैं, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सिस्टम्स हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में जो गैप है उसको कैसे ब्रिज करना है, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है फॉर गुड, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में वीकनेसेस को पढ़ना है आपने, क्योंकि जो जो चीज़ें आपने रिफॉर्म करनी है, लाजमन रिफॉर्म्स जो आएंगे वो किसी ख़राब चीज़ के लिए रिफॉर्म्स आते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी बेहतर हो, जो चीज़ ऑलरेडी इम्प्रूव्ड हो, उसमें रिफॉर्म्स नहीं आते मोस्टली, ठीक है। तो जो जो वीकनेसेस हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर में, उसको पढ़ना है आपने और उनके लिए रियलिस्टिक प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस लेने हैं आपने उनमें इनोवेटिव भी बनना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान एमिड एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़। मतलब पाकिस्तान के लिए जो फूड सिक्योरिटी बन गई है, पैदा हो गई है, एग्रीकल्चर हमारा ठप हो गया है और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमारा फूड सिक्योरिटी पैदा हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें हम कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशंस बताएंगे। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। हम 60s और 70s में एक एग्रीकल्चरली स्ट्रॉन्ग कंट्री थे, अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनके लिए भी। तो इस टॉपिक को भी आपने पढ़ लेना है और प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 18th इज़ द रोल ऑफ फ्री मीडिया एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। ये ग्लोबल लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। एक अच्छा इंटरेस्टिंग ऐसे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। कैसे? इंडियन मीडिया का हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन स्टेट मीडिया है that is so corrupt that it thrives and works upon the principle of sensationalization। हर चीज़ को बढ़ा के पेश करते हैं, हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करके पेश करते हैं, एंड दे नेवर क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट, दे नेवर क्वेश्चन देयर इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ पे आपने देखा है कि स्पेसिफिकली हिंदू मुस्लिम जो है वो इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक फ्री मीडिया की निशानी नहीं है, इसीलिए जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे मिसिंग है बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली राम मंदिर इंसिडेंट भी हुआ था, जहाँ पे जो ट्रस्ट था, चैरिटी वगैरह वहाँ पे होती थी, वहाँ पे तकरीबन कोई हज़ारों करोड़ रुपए मतलब चोरी हो गई वहाँ पे, एंड द मीडिया वाज डिफेंडिंग द कल्प्रिट्स बिकॉज द कल्प्रिट्स बिलोंग्ड टू द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फ्री मीडिया के बारे में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी ग्लोबल चैनल्स, सो मेनी नेशनल चैनल्स जिनकी मीडिया हाउसेस हैं, और सोशल मीडिया की भी थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं इस विषय में। तो मीडिया वाला जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान मैनेजिंग क्लाइमेट चैलेंजेस ऑफ स्प्रॉलिंग सिटीज़। अभी अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है एंड सिंध इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंसेस, जहाँ पे कराची जो है वो उसको मजबूरन उन्होंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अर्बनाइज्ड सिटीज़ जो हैं उनको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, कच्ची आबादी है, अर्बनाइजेशन की वजह से क्राइम्स बढ़ते हैं और इन में मैनेजमेंट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। लास्ट इज़ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस वर्सेस फॉरेन एड डिपेंडेंसी, द पाथ टू ट्रू सॉवरेनिटी। अब ना आपने पहले वाले पार्ट को देख के दूसरे वाले पार्ट को मिस नहीं करना। यहाँ पे सॉवरेनिटी की बात हुई है तो यू हैव टू एड्रेस इट ड्यूली। कौन सा पार्ट है जो ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है जहाँ पे आपने एक साइड पिक करनी है और उसको डिफेंड करना है कि असल पाथ कौन सा है टुवर्ड्स सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब आज़ादी जो होती है, खुद इरादियत। तो उसको हासिल करने के लिए, उस पाथ पे चलने के लिए ट्रू सॉवरेनिटी का पाथ जो है वो आपकी नज़र में क्या है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस या फिर फॉरेन एड डिपेंडेंसी। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस जो है वो एक पाथ है टुवर्ड्स ट्रू सॉवरेनिटी, क्योंकि जो फॉरेन एड डिपेंडेंसी है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी कंट्री से लोन लेते हैं, बेल आउट्स लेते हैं, तो उनकी शर्तें जो हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपने माननी होती हैं। तो एक किस्म से आप अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, आई एम बिट टायर्ड। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। आई होप कि आपने डोमेन्स भी समझ ली होंगी कि कौन कौन सी डोमेन्स मैंने तैयार करनी है, कौन कौन से एरियाज़ मैंने देखने हैं। मैं एक